हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। तो देखो, आज हम आपके लिए पाठ 7 से परिशिष्ट तक हम आपको पूरे उत्तर बताएंगे। इस वीडियो में बने रही, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर लें। चलो तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो 7वां पाठ है राशियों की तुलना। राशियों की तुलना। यदि एक संख्या का 15% 36 है तो वह संख्या क्या होगी? तो देखो, इसका हम कैसे निकालेंगे। इसका मतलब होता है x का 15%। x का 15% कितना है? 36। तो फिर x का 15 या 36 या 100 यहाँ पे चले जाएंगे, मतलब 3600। फिर x बराबर 3600 बटे 15। x बराबर 240। तो एक कितना है? x बराबर 240। इसका हम 240 लगा देंगे और बगल में जो गोले वे भी अब भरते जाए। 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात है, तो सीधा सीधा उत्तर हम लिखेंगे 35 अनुपात 25। इसको 5 से, इसको 5 से, 5 से 5 बार और ये 5 से 7 बार, 7 अनुपात 5। कौन सा है 7 अनुपात 5? ये है। 400 का 30% क्या है? तो 400 गुणे 30 बटे 100। 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य और 4 का गुणा किस में हमें कर देना? 30 में। तो कितना हुआ? 120। 120 है। रुपये 840 अंक वाली इस पर इतना बट्टा दिया गया 126 का। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो अंकित मूल्य बराबर है बट्टा धन विक्रय मूल्य। तो हमें इसमें क्या करना है? 840 है ना, 840 में से हम 126 घटा देंगे। ये अंकित मूल्य है, ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य और ये हो गया हमारा, ये हमारा बट्टा है। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया हमारा? 714। उत्तर कितना है? 714 है। तो इसमें हम लगा देंगे 714 है। उत्तर देखिए 714 कहाँ है? दा में है, 714 है। किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या से कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर? 400। अब इन प्रश्नों को हमें हल करना है। जितना 20% बट्टा दिया है, अब हमें क्या करना है? इसका अंकित मूल्य। तो देखो, अब ये वाला सूत्र ध्यान रखना। अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य धन बट्टा, फिर इसी से सभी हो जाएंगे। अंकित मूल्य इतना है, बट्टा इतना हो गया। x बराबर कितना? x बटे 5। फिर इतना हो गया। x बराबर 1120 धन x बटे 5। उत्तर कितना आया? x माइनस x बटे 5 बराबर 1120। फिर ये उत्तर, पहले आप इतना लिख ले आधा, तो ये उत्तर है शायद। और ये है 4x बटे 5 बराबर 1120। फिर 4x बराबर इतना, x बराबर इतना। अंकित मूल्य बराबर 1400। एक मेज 10% बट्टे के बाद 400 में बेची जाती है। तो मेज का अंकित मूल्य, तो अंकित बिल्कुल वैसा ही लगना, लेकिन थोड़ा इसमें अंतर हो जाएगा। देखो, अंकित मूल्य x है, बट्टा कितना दिया? x का 10%। तो x तो कितना हो दिया उसने बट्टा? x बटे 10 बट्टा मिला। अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य धन बट्टा, तो x बराबर 400 धन x बटे 10। तो ऐसा कि x बटे हमने 10 कर दिया, x बराबर x बटे 10 होता है।
फिर ऐसा हुआ, मतलब कि हमने इसका लघुत्तम लेके यहाँ पे लिखा है, फिर इसको हल करके ये उत्तर आया बराबर 400 तो रहेगी। फिर इनमें से घटा कर इसका उत्तर आ गया 444.44। ये उसका उत्तर है। यदि रोहन के पास इतने रुपए है 50 खर्च करने के बाद उसके पास कितने बचे 800, तो ज्ञात कीजिए उसके पास कितना धन था। तो माना कि उसके पास कितना धन था x है, खर्च कितना किया 150%, मतलब x गुणे 50/100, ये 0 से 0 और 5 से 2 बार, मतलब 1/2, 1/2 बार। फिर और देखिए यहाँ पे 1/2 आया है ना, 1/2। अब x का गुणा करके ये हो जाएगा x/2। फिर ये उत्तर है। फिर प्रश्नानुसार फिर उत्तर आ गया x/2 बराबर 800, x बराबर 1600। साकिर ने कूलर 10% कर सहित 4400 में खरीदा। बैट जोड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। मान के बैट जोड़ने के पहले कूलर का मूल्य इतना था, बैट बराबर x का 10% बराबर इतना x/10। अब प्रश्नानुसार है, मतलब कि उसने ये तो खरीदा और बैट एक कर भी लिया 10% का कर, तो x धन x/10 बराबर 4400 और इतना हो गया। फिर लघुत्तम करके फिर 11x/10 बराबर 4400, फिर x बराबर इतना, उत्तर 4000। ज्योति ने 4.5 बिक्री कर सहित इतने में खरीदी एक वस्तु होगी। कर के पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना कर के पहले वस्तु का मूल्य x था, कर कितना लिया, ये देखो कर इतना लिया है 4.5, 4.5 बराबर x बराबर 4.5 बराबर 1। तो इसको हमने 45 को पहले 9 से काटा है, फिर इसको 200 से, फिर बराबर 9x/200 प्लस अनुसार इतना है 2155। फिर ये उत्तर फिर 209x/200 बराबर 2155। फिर यहाँ x बराबर इतना आ गया, x बराबर 3019.14। अब प्रश्न 11, ₹10,000 का 2 वर्ष के लिए 5 वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, p बराबर इतना है, x बराबर 2 वर्ष है और r बराबर 5%, तो a बराबर चक्रवृद्धि ब्याज का ये सूत्र है, a बराबर p धन r धन 100 और n की ये n है, n की घात लगी है। अब यदि आप चक्रवृद्धि ब्याज ही ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा ज्ञात करना होगा। आपको ऐसा लगा देना, तो ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज अकेला। या फिर जो आए उसमें से, या फिर इसमें जो उत्तर आए उसमें से अमाउंट को घटा देना, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज अकेला मिल जाएगा। अब देखो ऐसा करना, फिर हमें इस सूत्र में मान रखना है, जो समय है ना, ये वर्ष है, वो आपको n में लिखना है 2। फिर आपको ऐसा हल फिर आपको इस प्रोसेस के साथ आपको 1/1 लिख देना है। फिर ये इसको हल करके आपको ऐसा करना है। फिर देखो, फिर आपको ऐसा करना, 2 की घात लगी तो आपको 20 × 20 लिख देना है। फिर अमाउंट कितना आ गया, 25 × 21 × 21, अमाउंट बराबर इतना। और सी आई बराबर क्या होता है, अमाउंट
माइनस प्रिंसिपल। ये तो देखो ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। एक कार 5 लाख में खरीदी गई, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। एक वर्ष बाद कार का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मूलधन कितना है? 5 लाख। अवमूल्यन कितना होता है प्रति वर्ष? 5 लाख का 8%। फिर आपको ऐसा करना है 5 लाख गुणे 8 गुणे 1 बटे 100। फिर आपको उत्तर आ गया हमारा 40,000। 0 से 0 काटा, फिर इन दोनों का गुणा कर दिया, एक का कुछ मतलब ही नहीं है। एक वर्ष के अंत में कार का मूल्य कितना बचा? 4,60,000 उत्तर। अब देखो ये है कौन सा प्रश्न है? ये है 13वां प्रश्न है। इसमें पूछा है 4500 रुपये में इतना प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर। तो देखो पहले हम इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर उन दोनों साधारण ब्याज और फिर उन दोनों का अंतर निकाल देंगे। तो देखो ये इसका उत्तर लिखा है दूसरे वर्ष का ब्याज, फिर दूसरे वर्ष अंत में राशि, तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष की अंत में राशि, चौथे वर्ष का ब्याज। थोड़ा लंबा ही सवाल है इसका। वो इसमें देखो इसमें क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते, चक्रवृद्धि ब्याज है उसमें से साधारण ब्याज को, मतलब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालें और साधारण ब्याज निकालें, फिर आप उन दोनों का अंतर भी कर सकते हैं। और यह थोड़ी लंबी ट्रिक है। प्रथम वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, 5वां वर्ष, ये 5वां वर्ष, फिर ये यहाँ पे तब जाके यहाँ पे उत्तर आया। अब देखो 14वां प्रश्न है, 2% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2022 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या इतनी हो गई, वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी होगी? तो 2005 के शुरू में जनसंख्या थी P, दर इतनी हो गई 2% वार्षिक और समय 18 वर्ष। वर्तमान में जनसंख्या इतनी है, तो हम किस सूत्र से, इस सूत्र से हम ज्ञात करेंगे, मिश्र धन बटे 100, मिश्र धन गुणे 100 बटे 100 ब्याज धन दर। देखो ये किया हुआ सवाल है, ये है मतलब उस स्थान की जनसंख्या लगभग 47,058 होगी। अब अध्याय 8 है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। एक पदी और द्विपदी का गुणनफल क्या होगा? तो देखो इसका उत्तर होगा द्विपद। एक पदी और द्विपद का गुणनफल होता है द्विपद। चौथा प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न ये है कि इसका हमें करना है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24, 24 ए का घन और बी का वर्ग, तो हमारे दा लगा देना। एक आयत की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? इन दोनों का गुणनफल होगा इनका क्षेत्रफल। तो 4x/, तो इसका उत्तर होगा x एक बार आएगा और 4 24, मतलब ये 7। इस प्रश्न 3 का उत्तर है 7, मतलब C। अब चौथे में, तनिष्क के घर के स्कूल की दूरी इतनी है, x धन 8 मीटर है, तो आने और जाने में उसको कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ती? तो x धन 8 धन x धन 8, तो उत्तर कितना आया हमारा? 12। ये 2 मतलब B। एक तार इतना मीटर लंबी तार में से इतना काट लिया जाता तो कितना तार बचेगा? तो इसका बचेगा 4x। ये वाला उत्तर 4x।
अब निम्नलिखित का योगफल, तो ये योगफल है दोनों के, इसका आप अच्छी तरह से लिख लें। अब 7वां प्रश्न में क्या है, इनमें से घटाना है, तो ये देखो ये घटाना है, ये तो अब इनमें गुणनफल करना है। ये गुणनफल में क्या है, तो सिर्फ इनमें गुणा कर देना दोनों का, ये इनका गुणनफल। अब व्यंजकों को सरल करना है, तो देखो y बराबर 4, इन सभी के अलग अलग मान रखना। तो देखो ये हल A, y बराबर 4 मान रखना है इसमें। अब ये B है, B बदल के y बराबर 1 रखने पर, ये देखो आधा ये है और ये बाकी का ये है। उत्तर 134 का A और B का व्यंजक इतने में इतने को घटाना है, A बराबर -3 भी ज्ञात करना है। तो देखो पहले आप इसको घटान ले इस तरह, फिर आप A बराबर -3 रख ले। अब इसमें आपको 11 इनको सरल करना है, इसको तो इसमें हमें गुणनफल करना, फिर हमें अब इसमें गुणनफल करना है 11वें का दूसरा, इसका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हम थोड़ा गुणनफल कर लेंगे, थोड़ा तोड़कर। देखो ये वाला x लिखा है और ये वाला गुणा लगा है। अब 12वां प्रश्न में भी ये गुणनफल ज्ञात करना है इन दोनों के। तो देखो इसका तो ये आ गया हमारा गुणनफल, और दूसरे का अभी ये है, अभी ये पहले का इतना है गुणनफल, और दूसरे का ये 3x धन 5 3x धन 7, ये तो थोड़ा सरल है। तो ये देखो ये इसका गुणनफल है। निम्नलिखित सारणी में 3 आयताकार बक्सों की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई दी गई, प्रत्येक का आयतन ज्ञात करना है। आयतन का सूत्र आपको पता ही है, L गुणे B गुणे H, ये हो गया आयतन का सूत्र। तो इन तीनों का हम गुणा कर देंगे और उत्तर आ गया। तो देखो इस प्रकार आपको सारणी बनाकर ये आयतन ज्ञात कर लेना है। और वैसे भी आपकी किताब में ये सारणी बनी हुई है, तो आप अपनी रफ कॉपी में गुणा करके आयतन आप लिख दें। इनको सरल करना है, इसमें भी पूरे गुणा गुणा है। देखो तो ये है, इसमें सूत्र का मान रख के पूरा उत्तर लगाया गया है। अब 15वां प्रश्न में क्या है, योगफल में से इसका घटाइए। तो ये देखो इसमें भी कुछ नहीं है। उत्तर ये आधा है, अभी और भी होगा। अब तो देखो हमारा पाठ 9 ही आ गया। उत्तर इतना है। अब अगला पाठ है क्षेत्रमिति। कौन सा पाठ? 9वां, क्षेत्रमिति। यदि घन की भुजा इतनी है और उसकी मूल भुजा से एक घन की भुजा को उसकी मूल भुजा से 10 गुना बढ़ा दिया जाए, तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो उसके में क्या होगा? उसका आयतन 1000 गुना होगा। यदि हम 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों को आपस में जोड़कर रखते, तो प्राप्त घन की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई क्रमशः होगी। तो इसकी होगी 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अब एक समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई क्रमशः इतनी है और उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो 30 गुणे 16। 30 गुणे 16 बराबर कितने होती हैं? रुको, ये समचतुर्भुज के 2 विकर्ण हैं, तो विकर्ण का इसका क्षेत्रफल होगा 240। अब आगे, यदि एक घनाभाकार टंकी जिसमें ढक्कन नहीं है, लेकिन लंबाई इतनी 1 मीटर चौड़ा, लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, गहराई 2 मीटर, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? मतलब उसकी चारों दीवारों का
क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका उत्तर है 92 मीटर। 1 घन मिलीलीटर किसके बराबर है? तो 1 घन मिलीमीटर किसके बराबर है? तो वो है इसके बराबर। 1 घन मिलीमीटर है 100 के बराबर, सेंटीमीटर घन। एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 हो। तो उसका ये उत्तर लिखा है, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये घन है। अब ये है सूत्र 4L2, या फिर आपको थोड़ा कठिन लगे तो आप लिखे 4A का वर्ग। ये सबसे सरल कहलाया सूत्र। यदि आप इस सूत्र को नहीं लिखना चाहते तो आप ये लिख लें 4A का वर्ग। अब देखो, अब कौन सा है? अब आगे 7वां प्रश्न। 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को, ये कागज ही लिखा है ना, ये 7वें प्रश्न में। थोड़ा पाठ बड़ा सा तो है, तो देखो ये कागज नहीं लिख लेना, ये लिखा है कागज। कागज को चौड़ाई के अनुदेश से मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। वह आयतन में कैसे ज्ञात करना है? त्रिज्या कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। जब हमने मोड़कर बेलन का निर्माण किया, इसलिए कागज की त्रिज्या कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई बराबर 21 सेंटीमीटर हो गई, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। आपको लिखना शुरू करना है यहाँ से। तो बेलन का आयतन हो गया इतना, फिर बेलन का आयतन कितना हो गया? इतना हो गया। बेलन का आयतन का सूत्र है πr²h, मतलब πr²। ये देखो πr², ये किसका होगा? वृत्त का। मतलब कि ये हमारा है बेलन, तो बेलन का इतना क्षेत्रफल हो गया, ये πr²। अब ऊंचाई और नाप लेना हमें, तो कितना होगा? πr²h। अब 5 भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं, 5 का घन लगा देना उत्तर। और 9 का एक ऐसे घन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल इतना और उसका आयतन 90 सेंटीमीटर घन हो। तो घनाभ का आयतन होता है क्षेत्रफल, आधार का और ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई ये भी होता है उसका। तो अतः घनाभ की ऊंचाई कितनी हो गई? क्योंकि घनाभ की ऊंचाई हो गई इतनी, बटा लगा ही है भाग। क्षेत्रफल इतना आ गया। एक कंपनी चाय पत्ती बेचती, चाय पत्ती को पैक करने के लिए घनाभाकार डिब्बों का उपयोग किया जा रहा है। डिब्बा पी की बीमारी इतनी है और डिब्बा क्यू की बीमारी इतनी है, तो डिब्बे का कौन सा आकार कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहेगा? तो पी का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, डिब्बा का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हो गया, फिर ये इसका इतना हो गया, अभी दूसरे डिब्बे का इतना हो गया। तो कौन सा आ गया? पी और क्यू। तो क्यू बड़ा है और पी छोटा है, तो कंपनी का डिब्बा पी लाभदायक होगा, क्योंकि क्यू बड़ा है ना, उसको चाहिए छोटा डिब्बा। आर्थिक दृष्टि मतलब कि उसको कंपनी के पैसे खर्च नहीं होने चाहिए। अब 11 प्रश्न क्या हो गया? एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतनी हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना। तो देखो ये सूत्र लगा के इसका उत्तर ज्ञात किया गया है। बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। यदि हम इसको करें पाई का मान 22/7 πr²
एच 2 से 2 ये 44 गुणे 14 गुणे 8, तो ये हो गया हमारा। अब देखो अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 44 गुणे 14 करना है, तो 44 गुणे 14 तो होता है 616 और गुणे 8 कितना हो गया, गुणे 8 हो गया हमारा, ये तो हमारा ये हो गया, ये तो इसका आयतन है। आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है इस सूत्र से, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि आप इस सूत्र में इसका मान रखेंगे तो उत्तर आ जाएगा, मतलब कि वो तो आयतन बताया कि आयतन उसका कितना है 4928, मतलब उसका आयतन है 4928, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इस वाले सूत्र से, इस वाले सूत्र को आप अच्छी तरह से लिख लें। अब अगला प्रश्न क्या है, अब देखो ये एक्वेरियम के घनाभ का आकार का है, इसकी विमाएं, इसके तल, पृष्ठभाग के फलक, पीछे वाले रंगीन कागज से ढकना है। आवश्यक कागज का क्षेत्रफल। मछली घर की लंबाई इतनी हो गई, मछली घर की चौड़ाई इतनी। ये देखो ये एल लिखा है, ये एल, तो इतना, और मछली घर की ऊंचाई इतनी हो गई। आधार का क्षेत्रफल इतना हो गया, पृष्ठ वाले फलक का क्षेत्रफल इतना हो गया, पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल इतना हो गया। तो बाह्य क्षेत्रफल बराबर आधार का क्षेत्रफल धन पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल धन 2 गुणे पृष्ठ वाले फलक का क्षेत्रफल। तो हो गया कितना हो गया, रंगीन कागज का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर घन वर्ग। एक घनाभ की विमाएं इतनी है, इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे छोटे घनाभ रखे जा सकते हैं, घन रखे जाते हैं। तो घनाभ का आयतन इतना हो गया, इसके अंदर कितने 216 सेंटीमीटर रखे जा सकने वाले घनों की संख्या कितनी हो गई, तो हो गई 450। एक भवन में इतने सारे बेलनाकार खंभे हैं, तो प्रत्येक खंभे की त्रिज्या इतनी, ऊंचाई इतनी, तो 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय तो इतना हो गया। देखो उसकी त्रिज्या हो गई, त्रिज्या तो हो गई 0.35 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये सूत्र है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना हो गया 11 मीटर। 18 खंभों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 198, तो 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर से दर से व्यय हो गया 1782 रुपया। किसी कमरे के फर्श में समचतुर्भुज आकार की 40 टाइलें हैं, प्रत्येक वर्ग के विकर्ण इतने और इतने लंबाई के हैं, प्रत्येक के विकर्ण कितने हैं 24 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय। टाइल कितने हैं 40, लंबाई विकर्ण की लंबाई इतनी हो गई, एक टाइल का क्षेत्रफल इतना, तो बता 40 टाइलों का क्षेत्रफल कितना हो गया ये, और पॉलिश करना तो कितना व्यय, कितना हो गया 21,000 सैकड़ा 1000 10,000 20,160, ये उत्तर। अब अगला पाठ घात और घातांक। इस -1 की घात 16 का मान ज्ञात क्या होगा, मान क्या होगा इसका मान, तो इसका उत्तर होगा, तो इसका उत्तर होगा बा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये घात कई की चढ़ी है सम, और किस पे -1 पर, -1 पर,
इसलिए ये हो गया 1 प्लस का 1। अब इसका मान ज्ञात क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ये देखो इसका एक उत्तर 1 1 बराबर 1 धन 1 धन 1 दाती। इसका मान क्या होगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना, घटाना है। इसका मान क्या होगा, तीसरे का इसका मान है, रुको, तो देखो इसका उत्तर है 12, क्योंकि -3 लगे है। जब 2 में से -6 घटाएंगे तो -4 आएगा, और इसको प्लस को घात बनाने के लिए हम बटे 1 के रूप में निरूपित कर देते हैं। तो उत्तर अब प्रश्न 4 में किसके बराबर होगा, तो प्रश्न 4 का उत्तर है दा का मान किसके बराबर होगा। इसको मैं माइनस की घात प्लस की घात बनाने के लिए हम उसका उल्टा कर देंगे। अब ये प्रश्न है 5, अभी प्रश्न 6 लिखा हुआ है, ये है 5वां प्रश्न। इसका सामान्य रूप है, जिसका सामान्य रूप क्या होना चाहिए, तो देखो 1/10 की घात 5, फिर 3.02 का गुणा भी इसी में, तो इसका उत्तर होगा 7, क्योंकि देखो 10 के ऊपर 5 की घात लगी है, तो 1/1 2 3 4 5 गुणे 3.02। तो अब बताइए अभी कितने दूर चले जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया उत्तर। अब इसका मान ज्ञात करना है, तो इनके हमें मान ज्ञात करना है, ए और बी। तो देखो ये है इनके मान ज्ञात, ए बी। अब 7वां ए बी में भी इसका, तो देखो ये इसका उत्तर है, मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये किया गया है, मानक रूप में इसको व्यक्त, सरल करना है, ये हल। अब 10वां प्रश्न में इनके भी मान ज्ञात करना, तो ये देखो ये है इसका मान, इसमें तो कुछ नहीं है, देखो इसका तो उत्तर 1 ही आएगा। तो देखो ये कैसा किया गया है, 1, इसका तो 1/3 तो हो गई, और गुणे 3 का वर्ग 2, तो यहाँ पे देखो 3 का वर्ग 2, 4/3, तो देखो यहाँ पे गुणे 3 भी लगा हुआ है, तो 3 से 3 कट गए, और 4 गुणे 3 बराबर 12, तो ये हो गया इसका उत्तर। 10वें का मान ज्ञात कीजिए, इनके इसका मान ज्ञात करना है, तो ये देखो ये मान ज्ञात किया गया है, इतना तो ये प्रश्न ही है, तो आपको लिखना है इतना। अब अगला प्रश्न, मानक रूप में व्यक्त कीजिए, तो इनको मानक रूप में व्यक्त करना है, तो 78 बटे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 78 बटे 1 करोड़, इसको मानक रूप में व्यक्त इस प्रकार करते हैं। इसको मानक रूप में व्यक्त करना है, तो इसका ये उत्तर है। अब इनको सरल करना है, जिसको आप इस प्रकार सरल कर लें। अब अगर आप प्रश्न में s का मान ज्ञात कीजिए, यदि 5 का वर्ग 2x धन 1 भागे 25 बराबर 125 है, तो ये इसका उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, तो कक्षा 8वीं की गणित की पुस्तक की मोटाई 20 मिलीमीटर है, पुस्तक की मोटाई 20 मिलीमीटर है, और एक कागज की मोटाई 0.0016 सेंटीमीटर है,
कागज की मोटाई से गणित की पुस्तक की मोटाई की तुलना कीजिए। तो ये तुलना की गई, बटे में के रूप में लिख देंगे और हो गया हमारा तुलना। अब सीधा और प्रतिलोम समानुपात है। निम्न में से कौन सा विच्छिदन अनुक्रमानुपाती नहीं है? तो इसका हमें लगाना है आ। यदि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की वास्तविक दूरी 8 किलोमीटर को निरूपित करता है, उसी मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर किस वास्तविक दूरी को बताएगा? तो वो बताएगा 16 किलोमीटर। दांतों की संख्या और आयु के बीच में विचरण होता है, कौन सा होता है? तो कभी सीधा और कभी प्रतिलोम अनुपात। यदि 15 डाक टिकटों का क्षेत्रफल इतना है, तो फिर 120 डाक टिकटों का क्षेत्रफल होगा। तो कितना होना चाहिए इसका? देखो 15 डाक टिकटों का इतना क्षेत्रफल है, तो 15 मतलब एक टिकट है, तो इसका होगा 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो 120 का हो गया 480 वर्ग सेंटीमीटर। 5 निम्न में से कौन सा व्युत्क्रमानुपाती? इसमें हमें लिखना है सा कर के घंटे और श्रमिकों की संख्या। धातु के एक 3 मीटर लंबे पाइप का भार इतना है, तो उसी प्रकार के 7.8 मीटर लंबे पाइप का भार क्या होगा? तो इतना ये अगर इस बात तो 3 मीटर का लंबे पाइप का भार इतना है, तो 1 मीटर लंबे पाइप का भार इतना हो गया। तो 7.8 लंबे पाइप का भार इतना होगा। अब सादा प्रश्न, एक 3 मीटर लंबी लकड़ी की परछाई 4 मीटर लंबी होती है, उसी समय एक खंभे की परछाई 24 मीटर होती है। खंभे की ऊंचाई तो वस्तु बटे परछाई, ये हो गया सूत्र से हमें लगाना है। तो 3/4 बराबर x बटे 24। तो 4 से 24 6 बार 3 6 18, तो ये हो गया 18, x बराबर 18। तो इस सूत्र से आपको हल करना है। कुसुम को अपने घर से नानी के गांव तक गाड़ी चलानी, वह नक्शे में इन दोनों गांव के बीच में दूरी 2.5 सेंटीमीटर नापते हैं। गांव के बीच की वास्तविक दूरी क्या है? यदि मानचित्र पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर है, तो उस वास्तविक दूरी क्या हो गई? तो देखो दूरी वो नापती 3.5 सेंटीमीटर, तो उस वास्तविक दूरी हो गई 35 किलोमीटर। यदि किसी डिब्बे के लड्डुओं को 30 बच्चों में बांट दिया जाए, तो प्रत्येक बच्चों को 5 लड्डू मिलते हैं। यदि बच्चे की संख्या में 5 की कमी हो जाए, प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे? तो 5 बच्चे कम करने पर हो गए 25, तो कितने मिलेंगे? कम बच्चों को अधिक लड्डू मिलेंगे। यह प्रतिलोम समानुपात का उदाहरण है। तो ये है प्रत्येक बच्चे को 6 लड्डू मिलेंगे। 6। यदि श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते, तो इसी कार्य को 27 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? तो कितने की होगी? तो इसमें होगी श्रमिकों की संख्या 32। अब ये 11वां प्रश्न है, किसी कार्डबोर्ड की 12 शीटों के ढेर की ऊंचाई 45 मिलीमीटर है, तो 90 सेंटीमीटर ऊंचाई के ढेर के लिए इतनी कितनी शीटें चाहिए पड़ेगी? तो कितनी चाहिए होगी? तो देखो ऊंचाई तो 12 है ये सीट, और यहाँ पे 90 सेंटीमीटर। सीटों की संख्या मतलब कि ये सेंटीमीटर थोड़ा गलत हो गया। तो इस प्रकार से आपको टेबल बना के इसका उत्तर लिख लेना है। एक कार 60 किलोमीटर घंटा की औसत गति से
40 मिनट में एक दूरी तय करती है, उसी दूरी को 25 मिनट में तय करने की औसत गति क्या होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? तो औसत गति तो 96 किलोमीटर प्रति घंटा। एक टंकी में एक साथ 6 नल खोल देने पर वह एक टंकी 1 घंटे 20 मिनट में भर जाती है। यदि 5 नलों का ही उपयोग करें तो टंकी कितने समय में भरेगी? तो देखो, पहले तो आपको ऐसे करना है, तो इस प्रकार से आपको टेबल बना लेनी है। फिर देखो, ये है उत्तर। अब प्रश्न 14, माल से लदा हुआ एक लोडिंग ऑटो 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो 5 घंटे में कितनी दूरी होगी? तो देखो, इसका उत्तर है ये इसका उत्तर है 148 किलोमीटर कर लेगा दूरी तय, वो भी 5 घंटे में। एक पहिया रेमन तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए पहिया बना रहा है। समान तीलों का इस प्रकार लगाना चाहते कि किन्हीं भी क्रमागत तीलों के युग्म के बीच में कोण बराबर है। तो निम्नलिखित सारणी को पूरा करते हुए निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखो, यहाँ पे हमें लिखना है 45, यहाँ पे हमें लिखना है 36 अंश, और जिसमें 12 लिखा है उसमें हमें लिखना है 30 अंश। तो ये हमारी सारणी तैयार। 15 तीलियों वाले ये प्रश्न आ गए हैं, किसी युग्म का कोण बताइए। तो अब क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण बताना है। तो 15 तीलियां लगी हैं। और ये दूसरा प्रश्न है, तो देखो इसलिए किसी युग्म का कोण इतना है, तो इसलिए 15 गुणे x है 4 गुणे 90, या 4 गुणे 90 बटे 15 बराबर 24, वही उत्तर 24। अब ये दूसरा प्रश्न है, प्रश्न था तो ये उत्तर है। तो अभी तीलियों की संख्या 9 है। अब 12वां गुणनखंडन, जल्दी जल्दी आप इनके उत्तर लिख लें। अब इसमें इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा, इसका हमें क्या निकालना है? 12वां पाठ का सार्वगुणनखंड, तो इसका होगा आ। देखो 17 सभी से कट रहा है ना, इसलिए सार्वगुणनखंड आ। अब प्रश्न 2 का अखंडनीय गुणनखंड होगा इसमें, तो इसका होना चाहिए 2 का, इसका है सा x अखंडनीय। अब बता, क्या आप x को तोड़ सकते हो क्या दोबारा? इसलिए ये हो गया अखंडनीय। अब प्रश्न तीसरे में का सरल रूप होगा, तो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका क्या होगा सरल रूप? तीसरे का उत्तर है आ, x धन 1 का बराबर क्या होगा? चौथे प्रश्न में के बराबर क्या होगा? चौथे का दा। अब प्रश्न 5वां है, तो प्रश्न 5 में लगा देना है हमें सा। दिए हुए पदों में अपसार उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखो, ये आ ए, ये बी का उत्तर, मतलब कि ये बी का उत्तर नहीं, ये प्रश्न जैसे 1 और 2 है ना, इसलिए ये भी है। ये 1 और ये 2, तो ये आ और ये बा। इनका व्यंजकों के गुणनखंडन कीजिए, जिसका ये गुणनखंडन किया हुआ है। अब भाग देना है नीचे, तो देखो ये भाग दिया गया है, ये ए का भाग,
बाकी ये देखो यहाँ पे हम सीधे सीधे भी ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो 3 से 3 कटा, थोड़ी लंबी हो जाती है। देखो 2a से 2a, ये 4b से 4b, तो a का 4 6। नहीं तो आप देखो, आप ऐसा कर लीजिए। देखो आप इन ट्रिक को, इस वाली ट्रिक को छोड़कर आप एक सरल ट्रिक अपनाइए। कौन सी? आपको यहाँ लिखना है 18 गुणे a की घात 6 गुणे b की घात 7, 3 गुणे a की घात 2 गुणे b की घात 4, 3 से 18 6 बार कट गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर 6। अब ये देखो यहाँ पे a का बार भाग a की घात 6 है, तो a की घात 6 में से a की घात 2 घट जाएगी, तो कितना बचा? a की घात 4। और b की घात 7 में से b की घात 4 घट जाएगी, कितना बचा? b की घात 3। तो ये हो गया हमारा सरल सा उत्तर। अब इसी प्रकार आप ये भी कर लें। अब भाग दीजिए, इनका आप भाग दे दें इस प्रकार। तो दिया गया है, ये दिया गया है भाग, और ये है बी का उत्तर। यह 10वां प्रश्न का उत्तर। गुणनखंड कीजिए, तो एक और 2। प्रश्न 11वें का उत्तर ये है। प्रश्न 12वें का उत्तर, प्रश्न 13वें का उत्तर, प्रश्न 14वें का उत्तर। इनमें सभी गुणनखंडन करना है। देखिए प्रश्न, अब 15वें का उत्तर बताना है हमें। यह 15वें का उत्तर। अब अगला पाठ, आलेखों से परिचय। तो सही विकल्प उनका लिखना है। 1 माइनस x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हो गए। तो x माइनस अक्ष पर स्थित, तो इसका है दा। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो कितने होते हैं मूल बिंदु के? ये है बिंदु में x माइनस निर्देशांक 7 और y माइनस निर्देशांक 5 हो, तो उससे बिंदु के निर्देशांक हो गए। तो इसमें हमें लिखना है बा। दिए गए टेबल में रखे ग्लास की स्थिति होगी ये 2, ये 3, तो इसकी स्थिति होगी, तो इसकी स्थिति है सा। एक ऐसा आलेख जो एक पूर्ण अखंडित रेखा हो कहलाता है, तो वो कहलाता है रेखा आलेख। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है, तो इस पर अंकित कीजिए। क्या वह बिंदु वही है जो 5 3 को दर्शाता है? तो इसमें हमें लिख देना नहीं बस। आकृति देकर निम्न बिंदु की स्थिति के लिए उपयुक्त अक्षर चुनिए। तो देखो हल ये है। अगला प्रश्न, निम्न बिंदु को नाम वर्गांकित कागज पर अंकित कीजिए और देखिए क्या वे सभी एक ही सरल रेखा में अगर है तो उस रेखा का नाम दीजिए। तो देखो ये है वो रेखा, इसका भी आप उत्तर लिख लें। तो देखो ये है इसका उत्तर। और ये बी का उत्तर। अब ये 9वां, निम्न आलेख। ये प्रश्न 9वां। तो निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे में लिया गया तापमान दर्शाता है।
तो रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था? रोगी का तापमान 38.5 सेल्सियस कब था? इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक ही समान रहा। तो वे 2 समय क्या थे? 1 बजे 30 बजे रोगी दोपहर का तापमान क्या था? आप ये इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे? तो देखो हमें ये लिखना है, आलेख में x पर समय घंटों में दर्शाया गया है, इसमें ये सेल्सियस दर्शाया गया। आलेख का किसी भी समय ठीक वैसे ही पढ़ा जा सकता है। प्रति घंटे लिया है तो रोगी का तापमान 1 बजे क्या था? तो देखो ये आलेख तो है, ये तो आपकी किताब में ही बना हुआ है, तो आपको इसमें से सिर्फ प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखो ये उत्तर लिखे हैं 1 2 3 4 5, बस 4 तक उत्तर है। अब ये 10वां प्रश्न है, एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में दी गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई। तो ये है आलेख, वो 2000 वर्ष में कितने व्यक्ति बिके ये लिखे हैं। तो ये देखो ये उत्तर है, ये उत्तर लिखे हुए हैं, ये आपको कुछ भी नहीं लिखना। आ का ये उत्तर, बा का ये उत्तर, सा का ये उत्तर है। निम्न तालिका का उपयोग करके एक रैखिक आलेख बनाइए। तो किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या तो लिखी है। तो देखो इसका में बनाना है, तो आपको सिर्फ ये बस बना लेना, ये वाला। अब 12वां प्रश्न में क्या पूछा गया है, निम्न आलेख, ये आलेख दिया गया तो हमें इसमें से उत्तर वो वह पूछ रहा है, किताब में उत्तर पूछे गए हैं, आपको सिर्फ इसके उत्तर देने हैं। अब देखो आपको लिखा है किसी भी दिन के तापमान को अलग ठीक वैसे पढ़ सकते हैं जैसे कि हम बिंदु के निर्देशांक को आलेख में पढ़ पाते हैं। तो ये देखो, तो ये उत्तर है ना, आपको सिर्फ ये नहीं लिखना, बिल्कुल आपको सिर्फ आ, बा और ये सा, तो आपको सिर्फ ये वाले लिख लेने हैं। ये कौन सा प्रश्न है? 13। अब देखो अभी 13वां प्रश्न है, तो ये देखो यात्रा वाला, तो आपको यहाँ पे देखो आपको ये भी नहीं लिखना है, बिल्कुल आपको लिखना शुरू करना आवासा, हल यहाँ से ABCDE, इसका आलेख खींचिए। तो देखो ये खींचा गया है आलेख। तो इस प्रकार आप आलेख खींच लें। अब 15वां प्रश्न है, ये 15वां प्रश्न में पूछा निम्न आलेख में कौन कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संभव है, तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको सिर्फ इतना ही लिख देना बस उत्तर। अब परिशिष्ट सबसे आखिरी पाठ, ये सबसे आखिरी में आता है, तो ये है परिशिष्ट। इसमें से हमें कुछ हमसे प्रश्न पूछेगा, उत्तर पूछेंगे और बस। तो पहले में हमें लगा देना है आ, घनमूल में इकाइकांक। अब आगे इसका वर्गमूल में इकाइकांक क्या होगा, तो बा में भी 4 या 6 होगा। अब इसका बीजांक क्या होगा, 7 धन 4 धन 0 धन 3, 7 4 11, 11 3, 11 और 3 कितने होते हैं
14 और 4 और 1 5। इसका कितना है? तीसरे का दाह 5। कैसे हम इन सभी की संख्या को जोड़ देंगे? देखो 7 धन 4 धन 0 धन 3, तो देखो 13 आ गया। 13 7 4 11, 11 और 3 14 है। अब 4 और 1 5, कितना आ गया बीजांक हमारा? 5। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? स्वामी भारती कृष्ण तीरथ का जन्म, तो इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। सबसे छोटी रामानुज संख्या 1729। दिए गए प्रश्नों को हल करना है। एकाधिकेन पूर्वेण के प्रयोग से इसका मान ज्ञात करना है। तो हमसे प्रश्न क्या पूछा गया है? तो प्रश्न 6 में क्या है? इसका मान, ये देखो ये वर्ग लगा है, ये जो लिखा है ये वर्ग लगा हुआ है, मतलब 85 का वर्ग। तो न्यूनन पूर्वेण एकाधिकेन पूर्वेण के नियम से ये इसका उत्तर है। अब सूत्र यावत ऊनम तावत ऊनी कृतक वर्गम चाय योजिएत का प्रयोग कर तरह का वर्ग को एक पंक्ति में हल कीजिए। तो ये है उत्तर। एक न्यूनन पूर्वेण की प्रयोग से इसका ज्ञात करना है, तो ये इसका उत्तर है। 41 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से, तो ये है उत्तर। 289 का वर्ग मूल विलोकनम विधि से ज्ञात करना है, और क्रिया विधि भी लिखिए, तो ये है क्रिया विधि। अब 11वां प्रश्न का उत्तर, 12वां प्रश्न का उत्तर अब आप धीरे धीरे करके लिखते जाएं। अब 13वां प्रश्न का उत्तर, अब हमारे 2 प्रश्न और रह गए बस। ये है, ये देखो इसके उत्तर हैं। अब ये इसका उत्तर आ गए। अब 14 का उत्तर, ये 14 का उत्तर है हल। इसको आप एक एक करके लिखते जाएं। अब 15वें प्रश्न का उत्तर, 996 को नीलिखम सूत्र द्वारा हल कीजिए। तो याद रखना विचलन और उत्तर इतना। अब यदि आपको हमारी पूरी भर गई है अभ्यास पुस्तिका, अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 हमारी पूरी भर गई है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना, दूसरों तक शेयर भी कर देना, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सके। तो बाय, हम इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।